बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। But to this topic, we are going to talk about Cauchy's integral formula. ये एक और मेथड है जो हमारे पास कॉन्टूर इंटीग्रल्स, लाइन इंटीग्रल्स इन कॉम्प्लेक्स प्लेन्स को जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये उसको एवोल्यूट करने का एक और मेथड है। और पर्टिकुलरली हम जिस तरह से लास्ट लेक्चर के अंदर पर्टिकुलरली हमने क्लोज कॉन्टूर्स के अलोंग इंटीग्रल्स को एवोल्यूट करने की कुछ बातों को डिस्कस किया था, वही बात इधर भी है कि हम क्लोज कॉन्टूर्स के अलोंग इंटीग्रल्स निकाल रहे हैं अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। लास्ट क्लास में भी कुछ सर्टेन कंडीशंस को देखते हुए हम एक इंटीग्रल की एक वैल्यू निकालते थे कि डेट इज जीरो अंडर सम सर्टेन कंडीशन। क्लोज कर्व के अलोंग इंटीग्रल जीरो होता है अंडर सम सर्टेन कंडीशंस। वो कंडीशंस के हम ऑलरेडी पिछली क्लास के अंदर वो चीज डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में जो हमारा कॉची इंटीग्रल फार्मूला है, ये फार्मूला ये कहता है कि आपको नो नीड टू एवोल्यूट एन इंटीग्रल, मतलब आप इसको मैनुअली कोई इंटीग्रल निकालने की जरूरत नहीं है। जस्ट आप जो है ये फॉर्मूला इंटीग्रल का अप्लाई करें, अगर इसमें कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं वो अगर इसमें अप्लाई होती हुई नजर आ रही हैं तो आप जस्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो वो कंडीशंस क्या है, ये ऊपर लिखी हुई है। अगर आप देखें ये कंडीशंस ऑलमोस्ट जो है काफी ज्यादा मिलती जुलती हैं जो हमारे कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। तो बहरहाल देयर आर डिफरेंस, हम आहिस्ता आहिस्ता जब दोनों चीजें ये भी स्टेटमेंट पढ़ लेंगे इसकी, और जब इसकी आप एग्जाम्पल कर रहे होंगे तो आपको खुद ही फील होगा कि थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों केसेस में। तो हमारे पास ये स्टेटमेंट लिखी हुई है कि हमारे पास लेट सपोज कोई फंक्शन है जो कि एनालिटिक है एक सिंपल कनेक्टेड डोमेन के अंदर। व्हाट इज मीन बाय सिंपल कनेक्टेड डोमेन हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर। तो अगर किसी को उसमें प्रॉब्लम है तो उनको सजेशन है कि वो लास्ट लेक्चर जो हमारा पहले उसको देखें फिर इस चीज को देखिएगा। तो एनीवे कोई फंक्शन है जो कि सिंपल कनेक्टेड डोमेन के अंदर एनालिटिक है, तो हमारे पास कोई भी पॉइंट जो कि जेड नॉट है जो कि उस डोमेन का पार्ट है, मतलब जेड नॉट जो है उस डोमेन के अंदर ही मौजूद है, और कोई भी ऐसा क्लोज कर्व ले लें, कोई भी क्लोज कर्व ले लें जो कि उस जेड नॉट को एनक्लोज कर रहा हो। डोमेन के अंदर ही कोई ऐसा क्लोज कर्व बनाए जो कि उस जेड नॉट को एनक्लोज कर रहा हो, तो अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल फार्मूला, ये जो आपके पास लिखा हुआ दैट इज योर कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। ये कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ये कहता है कि आपका ये जो इंटीग्रल है फिर इसकी फॉर्म जो है हमारे पास ये फॉर्म बन जाती है कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की। दिस इज योर कॉशी इंटीग्रल फार्मूला। अब आप इसमें एक चीज थोड़ी नोट कीजिएगा कि अब मैं थोड़ा सा डिफरेंस भी इधर आपको बता रहा हूँ। जो आपने पिछले लेक्चर में जो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम और कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले में देखा जाए फर्क क्या है। अगर स्टेटमेंट अगर आप देखें उधर भी फंक्शन एनालिटिक सिंपल कनेक्टेड डोमेन में उधर भी एक कंडीशन थी, इधर भी एक कंडीशन है। फर्क इधर यह है कि देखें हम ये कहते थे कि अगर आपके पास कोई पॉइंट ऐसा आ जाए डोमेन के अंदर जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक ना हो तो वो मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन बन जाती है, और मल्टीपल कनेक्टेड डोमेन पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम नहीं लगता था। इधर इन्होंने हमने ये कह लें कि थोड़ा सा हमने इस चीज को नोटिस करते हुए हमने काम ये किया कि भाई आप देखो कॉशी इंटीग्रल थ्योरम में जो इंटीग्रैंड होता था ना वो पूरा पूरा इंटीग्रैंड को एज अ होल एफ ऑफ जेड ले लिया जाता था। इधर ये है कि जिस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है उस पॉइंट को आप इस फॉर्म में एक्सक्लूड कर दें, जेड माइनस जेड नॉट। फॉर एग्जाम्पल जेड माइनस जेड जेड नॉट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं था तो हमने उसको फंक्शन का पार्ट ही नहीं बनाया, बाकी जो चीजें थी आपने उसको एफ ऑफ जेड बना दिया, और फिर देखें कि एफ ऑफ जेड बाकी जो चीज बची है वो एनालिटिक है। अगर वो बाकी जो चीज है वो एनालिटिक है तो अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला ये इसका आंसर 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट आ जाता है। अब मैं ये बात मैं क्या कह रहा हूँ, मैं इसकी आपको एग्जाम्पल से बात समझाता हूँ कि कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला में एक्चुअली हो क्या रहा होता है। मतलब मैं जो आपसे कह रहा हूँ एफ ऑफ जेड को मैं जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है जैसे जेड माइनस जेड नॉट वाला फैक्टर जो है उसको फंक्शन का पार्ट बना ही नहीं। इंटीग्रेंड जो है कॉची इंटीग्रल थ्योरम के अंदर जो पिछले लेक्चर में था वो पूरा इंटीग्रेंड एज ए होल एफ ऑफ जेड दिया जाता था। इधर जो है वो फैक्टर जो जिसके ऊपर फंक्शन एनालिटिक नहीं हो रहा है उसको जो है हम
जो है डोमेन उसका पार्ट नहीं बनाते एफ ऑफ जेड का, और फिर बाकी देखते हैं कि जो चीज बची है वो एनालिटिक है कि नहीं। तो मैं इसकी एग्जांपल आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ में आए। ये एक एग्जाम्पल दी हुई है, और इस एग्जाम्पल के अंदर आपको ये एक फंक्शन है, इसमें इन्होंने देखा जाए सच लिखा हुआ नहीं है कि आप इसको कॉशी इंटीग्रल फार्मूला यूज करके करें। अगर मैं जो आपको मेथड मैंने 14.1 एक्सरसाइज यानी कि जो बिल्कुल जब हमारे पास ये टॉपिक इंटीग्रेशन का स्टार्ट हुआ था, अगर आप उस मेथड से इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो ये सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि भाई हमारे पास जब कुछ फैसिलिटीज हैं हमारे पास मौजूद, तो हम वो फैसिलिटी अवेल करना चाहेंगे। तो वो फैसिलिटी क्या है? कॉशी इंटीग्रल फार्मूले की फैसिलिटी है। अब हम ये देखते हैं कि वेदर इधर कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लग भी रहा है कि नहीं लग रहा। इस बात को समझने के लिए मैं इधर ये चीज, ये जो कर्व मेरे पास गिवन है, ये कर्व मैं प्लॉट करता हूँ ताकि मुझे बात क्लियरली समझ में आए कि मुझे गिवन क्या है, और उस गिवन चीज के ऊपर ये जो कंडीशंस होती हैं कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाने की, वो इधर फुलफिल हो रही है कि नहीं। तो इसके लिए मैं इधर एक कर्व बनाता हूँ। कर्व गिवन टू अस इज सर्कल। इस इक्वेशन से हम अच्छी तरह से वाकिफ हैं। ये सर्कल की इक्वेशन है, ऐसे सर्कल है जिसका सेंटर इज एट माइनस आयोटा। एक मिस्टेक हो गई मुझसे, चलो क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। फिगर तो खैर बना लिए, क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंज कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। तो हम जो है ये जो मेरे पास सर्कल दिया हुआ है, इसका सेंटर जो है आयोटा के ऊपर दिया हुआ, और अगर मैं इसका रेडियस देखूं, रेडियस इज 1। तो सर्कल ऑब्वियसली ये हमारे पास अगर देखा जाए, ये सर्कल जो है इसका सेंटर आयोटा के ऊपर है, रेडियस 1 है। तो रेडियस 1 है तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन से पास होगा, तो हमारे पास ये सर्कल है। काउंटर क्लॉकवाइज इधर जो सी है, ये हमारे पास मेजर किया जाता है, काउंटर क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है, पॉजिटिव सेंस लिया जाता है उसका। तो काउंटर क्लॉकवाइज हमने जो है सी हमारा दिया हुआ। तो अगर वैसे मैंने आपको बता चुका हूँ कि इस पे 14.1 वाला मेथड जो हमारे पास कॉशी इंटीग्रल थ्योरम से पहले जो हमने एक मेथड पढ़ा था कि लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने का, तो वो मेथड तो लग जाएगा, लेकिन हमें ये नजर आ रहा है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है या नहीं लग रहा। तो मैं ये चीज देखना चाह रहा हूँ। मेरे पास जो गिवन इंटीग्रल लिखा हुआ, मैं उस गिवन इंटीग्रल को अगर यूं लिख दूं 2z+3, और डिनोमिनेटर को मैं फैक्टराइज कर दूं, यानी कि z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। तो मैं इसको इस तरह से फैक्टराइज कर सकता हूँ। मैंने फैक्टराइज क्यों किया अभी मैं आपको बताता हूँ। अब जरा स्टेटमेंट को देखिए जो कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की लिखी है। ये स्टेटमेंट कहती है कि फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि कोई भी क्लोज पाथ ले ले जिसको कि जेड नॉट को एनक्लोज कर रहा हो। जेड नॉट ये वो पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन एनालिटिक, अगर मैं एज ए होल देखूं तो फंक्शन वहां पे एनालिटिक नहीं होगा। मतलब अगर मैं जेड इक्वल्स टू जेड नॉट यहाँ पुट कर दूं, कर नहीं रहा मैं, लेकिन वैसे एक बात कह रहा हूँ कि अगर जेड इक्वल्स टू जेड नॉट पुट कर दूं तो मुझे नजर आ रहा है कि भाई ये जो है ना अनडिफाइन हो जाएगा, एनालिटिक नहीं रहेगा। तो हम जो है उस चीज को उठा के बाहर ही निकाल दें, क्लास से बाहर निकाल दो, जो कि आपको परेशान कर रहा है, फंक्शन में आपको परेशान कर रहा है, उसकी एनालिटिसिटी खराब कर रहा है, उस फैक्टर को ही उठा के बाहर निकाल दो। तो मतलब हमारे पास भी ये देखेंगे कि भाई हमारे पास ये पूरा इंटीग्रैंड के अंदर कौन सा है। दो, वैसे तो दोनों फैक्टर ही हैं। अगर मैं इस वाले फैक्टर के अंदर z की वैल्यू माइनस आयोटा पुट कर दूंगा पहले फैक्टर में, तो ये जो है फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा, और दूसरे में z आयोटा पुट कर दूंगा तो भी फंक्शन एनालिटिक नहीं रहेगा। लेकिन बात यह है कि आपको जो इधर कर्व दिया हुआ है उस कर्व के अंदर कौन सा पॉइंट इंक्लूड है, आयोटा इंक्लूडिंग है या माइनस आयोटा इंक्लूडिंग। मतलब इसका माइनस आयोटा से ये वाला फैक्टर, पहला वाला माइनस आयोटा की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, और दूसरा वाला फैक्टर जो है वो आपका आयोटा की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो विच वन इज इन द कर्व, गिवन कर्व के अंदर कौन सा पॉइंट है ये आपको नजर आ रहा है, ये वो पॉइंट है जेड नॉट। जेड नॉट हमने क्या लिखा हुआ है कि सी जो है ये जेड नॉट को एंक्लोज करेगा। व्हाट इज जेड नॉट? ये वो फैक्टर है जो कि एफ ऑफ जेड के नीचे होता है। तो यानी कि हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है जेड माइनस आयोटा,
ये z माइनस आयोटा को मैं एफ ऑफ जेड का पार्ट नहीं बनाऊंगा, बाकी जो चीजें बची हैं यानी कि दिस थिंग जिसके ऊपर मैंने रेड कलर से हाईलाइट किया है, मैं ये कहूंगा कि दिस इज माय एफ ऑफ जेड, और ये मेरे पास हो जाएगा एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड आया जेड जेड नॉट। तो ये मेरे पास इस फॉर्म की चीज आ गई। तो मैं इस चीज को कंपेयर कर सकता हूँ कि ये जो चीज लिखी है दिस कैन बी कंपेयर्ड फ्रॉम एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट से मैं कंपेयर कर रहा हूँ इसको। तो हमारे पास इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द एफ ऑफ जेड इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 2z। ये जो रेड कलर से मैंने यहाँ पे जिस पे हाईलाइट किया हुआ है वो हमारा एफ ऑफ जेड है, 2z प्लस 3 डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा इज योर एफ ऑफ जेड, एंड z नॉट इन दिस केस इज z नॉट इन दिस केस इज आयोटा। मतलब ये वो पॉइंट है जो कि कर्व एनक्लोज कर रहा है। अब देखा जाए फंक्शन जो है आपका एज अ होल, अगर मैं इंटीग्रेंट देखता फंक्शन दोनों पे एनालिटिक नहीं है, ना आयोटा पे एनालिटिक है ना माइनस आयोटा पे एनालिटिक है, लेकिन आप z नॉट उसको कंसीडर करते हो जो कि कर्व के अंदर एनक्लोज होता है। तो कर्व के अंदर एनक्लोज हो रहा है, डेट इज z नॉट इज इक्वल टू आयोटा जो था वो एनक्लोज हो रहा था, तो इसलिए मैंने उसको z नॉट का नाम उसको दे दिया, बाकी उसको f ऑफ z का नाम दे दिया। तो अब जो है कॉशी इंटीग्रल फार्मूला ये इस पे एप्लीकेबल है। अब मैं इस पे कॉशी इंटीग्रल फार्मूला लगाता हूँ। अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल फार्मूला मेरे पास ये आ जाएगा कि इंटीग्रल मेरे पास इस तरफ लिखा हुआ है 2z प्लस 3 अपॉन z प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा डी जेड। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ये जो मेरे पास चीज ब्रैकेट में लिखी है दिस इज जेड माइनस जेड नॉट, और अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल फार्मूला इसका आंसर सिंपली 2 पाई आयोटा मल्टीप्लाई बाय एफ ऑफ जेड नॉट। व्हाट इज जेड नॉट? एफ ऑफ जेड नॉट इज आयोटा। तो फंक्शन जो है हमारे पास 2z प्लस 3 था, तो इसमें आप जस्ट आयोटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। ये हो जाएगा 2 आयोटा प्लस 3 डिवाइडेड बाय z प्लस आयोटा, यानी कि z की जगह पे आयोटा पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा आयोटा प्लस आयोटा। तो बस सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 आयोटा हो जाएगा, 2 आयोटा से 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इधर पाई आ जाएगा, और ये 2 आयोटा प्लस 3, बहुत ज़्यादा आप पाई को चाहें तो अंदर ले जाएगा या चाहें तो इसको इस फॉर्म में लिख लें, पाई और 3 प्लस 2 आयोटा। तो ये हमारे पास फाइनली इस इंटीग्रल का आंसर आ गया। तो आपने जस्ट इधर देखा है कि आपको बस ये डिसाइड करने की देर थी कि हमारे पास इधर जेड नॉट क्या होगा एंड व्हाट विल बी द एफ ऑफ जेड, बस ये डिसाइड करना है आपको। बाकी सिर्फ फॉर्मूले में सिर्फ पुट द वैल्यू गेट द आंसर है, और कुछ भी नहीं है कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले से। इसलिए अगर इसी क्वेश्चन को अगर आप वो वाला मेथड अप्लाई करते जो ट्रेडिशनल मेथड होता है इंटीग्रल लाइन इंटीग्रल सॉल्व करने का, जो हमने पहले लेक्चर नंबर 10 के अंदर आई थिंक या 9 के अंदर हमने डिस्कस किया था, वो लगाते तो आंसर उससे भी यही आता है, लेकिन थोड़ा सा काम हमारा यहाँ से शॉर्ट हो गया। अब एक और एग्जांपल हम इसकी देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल ये दी हुई है, इसमें आपको जो कर्व दिया हुआ है, आप पहले जो कर्व, सबसे पहला काम ये किया करें जब भी ये लाइन इंटीग्रल का सवाल आए उसमें आप चाहे आप 13 सबसे पहला वाला जो मेथड है उससे करें, कॉची इंटीग्रल थ्योरम करें, कॉची इंटीग्रल फार्मूला हो, जो भी हो, आप सबसे पहले कर्व बना के कर्व को समझें। कर्व आपको दिया हुआ मॉड जेड इज इक्वल टू 1, इट मींस इट इज अ यूनिट सर्कल, और यूनिट सर्कल का मतलब है कि अच्छा इसमें मॉड जेड इज इक्वल टू 1 यानी कि सेंटर विल बी एट ओरिजिन, ओरिजिन पे इसका सेंटर, और सेकेंडली ये इसका रेडियस इज 1, तो दिस इज विल बी 1, दिस इज आयोटा, दिस इज -1 एंड दिस इज माइनस आयोटा। अच्छा अब आप ये देखें कि ये जो चीज है डिनोमिनेटर में जो फैक्टर लिखा हुआ है, अगर मैं उस फैक्टर को, ये जो मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन को अगर मैं यूं लिख लूं z³ अपॉन 2 डिवाइडेड बाय z माइनस आयोटा अपॉन 2 dz। ये मैंने क्या किया है, मैंने सिंपली ये किया है कि इसमें से 2 कॉमन निकाल लिया, क्योंकि मुझे एक फैक्टर यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है z माइनस आयोटा अपॉन 2। तो ये जो ब्रैकेट के अंदर फैक्टर है ये z इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 2, और क्लियरली पता है भाई ये z इज इक्वल टू आयोटा अपॉन 2 कहाँ लाया करेगा, ये कर्व के अंदर इधर लाया करेगा, दिस इज योर पॉइंट
आयोटा अपॉन टू, यानी कि ये जो कर्व आपको दिया हुआ है सी के नाम से, जो आपका कर्व दिया हुआ है, ये कर्व आयोटा अपॉन टू को एनक्लोज कर रहा है। तो यानी कि अकॉर्डिंग टू कॉशी इंटीग्रल फार्मूला की जो लेफ्ट साइड होती है उससे अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मुझे बनती हुई नजर आ रही है एफ ऑफ जेड डिवाइडेड बाय जेड माइनस जेड नॉट डी जेड। उससे कंपेयर किया जाए तो ये बिल्कुल वही फॉर्म नजर आ रही है। तो इस वाले केस में मेरे पास व्हाट विल बी योर एफ ऑफ जेड आपका हो जाएगा जेड क्यूब अपॉन टू, और जेड नॉट विल बी आयोटा ओवर टू। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला मेरे पास ये आ जाएगा जेड क्यूब अपॉन टू डिवाइडेड बाय जेड माइनस आयोटा अपॉन टू डी जेड इज इक्वल्स टू होगा टू पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट। व्हाट इज जेड नॉट इज आयोटा अपॉन टू। तो बस जो आपका फंक्शन है ना जेड क्यू अपॉन टू, इसमें आयोटा अपॉन टू पुट कर दें जहां जहां आपको जेड नजर आ रहा है। तो ये हो जाएगा टू पाई आयोटा, और ये हो जाएगा आयोटा क्यूब का मतलब होता है यू नो, चले मैं पहले लिख देता हूँ, आयोटा क्यूब अपॉन टू का मतलब है टू का क्यूब यानी कि 8 हो जाएगा, और डिवाइड बाय नथिंग, डिवाइड बाय 8 हो गया। ठीक है भाई। तो ये आपने बस इंटीग्रेट वैसे सॉल्व हो चुका है। बहुत ज्यादा एक आध स्टेप इसमें करके आप सिंप्लीफाई कर लें। इंटीग्रेशन बहरहाल यहाँ पे हो चुकी है। तो आफ्टर परफॉर्मिंग इंटीग्रेशन हमारे पास फाइनली जो आंसर आ जाएगा 8 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारे पास आयोटा क्यूब जो है माइनस आयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि आयोटा क्यूब को आप ब्रेक कर दें आयोटा स्क्वायर और आयोटा के अंदर, तो हमारे पास आयोटा स्क्वायर -1 हो जाता है, तो ये माइनस आयोटा हो जाएगा। माइनस आयोटा, ये बाहर भी एक आयोटा है, तो अगेन आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई का आयोटा स्क्वायर -1 बनाएंगे, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 8 और 2 कैंसिल होके ये 4 बना देंगे। तो हमारे पास ये सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर जो है 4 पाई इसका आंसर आ जाएगा। वन मोर क्वेश्चन, इसमें भी आप सबसे पहले तो यही काम करें जैसे मैं कहता हूँ भाई कि आप पहले कर्व को समझें। तो कर्व इसमें मुझे क्लियरली ये एलिप्स बनता हुआ नजर आ रहा है। तो पहले मैं थोड़ा सा इसको अगर इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 टाइम्स ऑफ वाई माइनस टू का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। यानी कि मुझे एक बात क्लियरली नजर आ रही है कि ये जो एलिप्स बनेगा, और एलिप्स ऐसा होगा जिसका मेजर एक्सेस जो है अलोंग y एक्सेस होगा, बिकॉज इन दिस केस वी हैव a1 है, b इस केस में मेरे पास 2 है, और इस एलिप्स का जो सेंटर होगा वो सेंटर विल बी, इसका जो सेंटर है एलिप्स का, वो सेंटर जो है आपको नजर आ रहा है y एक्सिस के ऊपर होगा। सेंटर इज एट 2 आयोटा। तो ये एलिप्स का सेंटर है 2 आयोटा, और इसमें आपको मेजर एक्सिस का 2 नजर आ रहा है। तो यानी कि एलिप्स जो है ये ओरिजिन को टच करेगा, यानी कि ये आपका एलिप्स बनेगा समथिंग लाइक, मैं थोड़ी रफ सी फिगर बना रहा हूँ इसलिए एलिप्स बहुत अच्छा नहीं बना है। एनीवे बात समझ में आ रही है कि भाई ये एलिप्स ही है, और ये इसका सेंटर जो है वो इसका 2 आयोटा के ऊपर है। इसकी इक्वेशन हमें सजेस्ट कर रही है कि इसका सेंटर इज एट 2 आयोटा, दिस इज 2 आयोटा, और ये आपका मेजर एक्सिस है, यानी कि दिस डिस्टेंस, यानी कि फ्रॉम वर्टेक्स से लेके सेंटर तक का डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज, मैंने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, ये आपका A2 है। असल में ए जो होता है हमारे पास ये मेजर एक्सिस को नाम देते हैं, और जो आपका बी है उसको हम माइनर एक्सिस का डिस्टेंस कहते हैं, सेमी माइनर एक्सिस का डिस्टेंस और सेमी मेजर एक्सिस का डिस्टेंस। तो B1 है, तो ये आपका जो है 2 है, ये डिस्टेंस 2 है। तो आपका देखें सेंटर भी 2 आयोटा पे है, तो इसलिए मैंने कहा ये ओरिजिन से पास होगा। तो ये आपका एलिप्स बन चुका है, और जैसे एलिप्स इसकी ओरिएंटेशन जो है काउंटर क्लॉकवाइज होती है। हमने कॉची इंटीग्रल फार्मूले को जब इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त ही कहा जाता है कि सी काउंटर क्लॉकवाइज है।
अब जो है मैं डिसाइड ये करता हूँ कि मेरे पास जो फंक्शन दिया हुआ वो क्या दिया हुआ है, उस जो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है dz ओवर जेड स्क्वायर प्लस 4। तो यू कैन राइट दिस डिनोमिनेटर फैक्टर एज z प्लस 2 आयोटा और z माइनस 2 आयोटा। अगेन आपने जो बिल्कुल फर्स्ट एग्जांपल की थी बिल्कुल वही सिचुएशन सामने आ चुकी है, थोड़ा सा फंक्शन डिफरेंट है लेकिन बहरहाल सिचुएशन पूरी की पूरी सेम बन रही है। आपको ये नजर आ रहा है भाई इधर दो फैक्टर्स हैं, इन दोनों फैक्टर्स पे नो डाउट फंक्शन एनालिटिक नहीं है, लेकिन कौन सा फैक्टर है जो कि कर्व के अंदर लाई करेगा उसको फंक्शन का पार्ट नहीं बनाते। जो फैक्टर फंक्शन जिसकी वजह से फंक्शन एनालिटिक नहीं होता और वो कर्व के अंदर भी लाई करे उसको एफ ऑफ जेड से बाहर निकाल दो। ठीक है, मतलब जो प्रॉब्लमेटिक बंदा होता है उसको आप जो है बाहर ही निकाल दो। तो यानी कि कौन सा पॉइंट है z इज इक्वल टू 2 आयोटा। z इज इक्वल टू 2 आयोटा आपको ये वाला जो है फैक्टर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ f ऑफ z इस केस में जो लूंगा, ये इधर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब है 1 लिखा हुआ, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये वाला जो फैक्टर है ये आपका आ जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा। यानी कि इस केस में एफ ऑफ जेड जो है हमारे पास आ जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा और जेड नॉट हो जाएगा हमारे पास वो 2 आयोटा। जो सा पॉइंट एंक्लोज हो रहा होता है जिस पर फंक्शन एनालिटिक नहीं होता वो जेड नॉट होता है। तो बस अब कुछ भी नहीं बचा, जस्ट अप्लाइंग कॉशे इंटीग्रल फॉर्मूला। अप्लाई कॉशे इंटीग्रल फॉर्मूला। तो कॉशे इंटीग्रल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये आपका हो जाएगा इंटीग्रल सी, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रल सी और एफ ऑफ जेड इज इन दिस केस इज 1 अपॉन जेड प्लस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय जेड माइनस 2 आयोटा और dz इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा एफ ऑफ जेड नॉट यानी कि एफ ऑफ 2 आयोटा। तो आपका जो फंक्शन दिया हुआ है उस फंक्शन के अंदर जस्ट आपको 2 आयोटा को सब्स्टिट्यूट कर देना है और बस क्वेश्चन फिर आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी। व्हाट इज योर फंक्शन, फंक्शन हमने डिसाइड कर लिया z प्लस 2 आयोटा। इस फंक्शन के अंदर जो है 2 आयोटा पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा विच विल बी 4 आयोटा और 4 आयोटा है तो ये हो जाएगा आयोटा से आयोटा कैंसिल हो जाएगा और एक 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा पाई अपॉन 2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक और क्वेश्चन एग्जांपल हमने सॉल्व की। वन मोर एग्जांपल, आपको एक और फंक्शन दिया हुआ है, ये मतलब इंटीग्रल दिया हुआ है आपको। इसमें जो दिया हुआ है थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको एक ट्राइंगल दिया हुआ है, मतलब सी जो है एक बाउंड्री ऑफ द ट्राइंगल है और ट्राइंगल 3 वर्टिसेस से मिलकर बनता है। वो 3 वर्टिसेस इस तरह से कि एक वर्टेक्स को आपको कंसिडर करना है कि वो वर्टेक्स जो है वो ओरिजिन है, यानी कि दिस थिंग। एक वर्टेक्स आपका 0 है और सेकंड वर्टेक्स इज 1 प्लस माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, यानी कि 1 वर्टेक्स इज समथिंग समवेयर हेयर, यानी कि दिस इज 1 प्लस 2 आयोटा एंड सेकंड वर्टेक्स इज माइनस 1 प्लस 2 आयोटा, यानी कि इट विल लाई समवेयर हेयर। ये आपका माइनस 1 प्लस 2 आयोटा हो जाएगा। तो अब मैं अगर इनको ज्वाइन करूं तो हमारे पास सिचुएशन जो है ये ट्राइंगल बन गया। तो ये आपका अगेन क्लोज कर्व है। क्लोज कर्व के लिए जो है हमारे पास ये भी एक क्लोज कर्व ही बन रहा है सी, ये पूरा क्लोज कर्व बन रहा है। तो वैसे तो अभी हमें कॉची इंटीग्रल फॉर्मूला लगाने की कोशिश करेंगे कि हम देखेंगे लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है, लेकिन वैसे एक बात मैं आपको बता दूं
कि अगर आप इसको, जो बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो हमने ये टॉपिक इंट्रोड्यूस किया था उस वक्त जो हमने ये लाइन इंटीग्रल एवोल्यूट करना सीखा था, जो स्टेप्स हम फॉलो किए थे, उससे भी ये इंटीग्रल सॉल्व हो जाएगा। मैं हर सवाल में ये एक ही बात बोल रहा हूँ। इसमें भी एक अगर आप करना चाहें तो ये हो जाएगा, लेकिन इस कर्व को 3 पार्ट्स में आपको डिवाइड करना पड़ेगा, डिकम्पोज करना पड़ेगा। यानी कि पहले आप इस वाली लाइन के क्रॉस निकालेंगे, इसको C1 कंसीडर कर लें, इसके अलोंग निकालेंगे, देन इसके अलोंग निकालेंगे इंटीग्रल, देन इसके अलोंग निकालेंगे, अगर आप वो वाला काम कर रहे हैं। इधर कॉस इंटीग्रल फॉर्मूला लगाना है, मुझे ये बात पता है कि भाई ये जो ये वाला पॉइंट क्या 1+2 आयोटा है, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट क्या हो जाएगा, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन 2 आयोटा। तो अगर मैं देखूं मेरे पास ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर लिखा हुआ वो लिखा हुआ z माइनस आयोटा। तो व्हाट इज z माइनस आयोटा, वेयर इज z माइनस आयोटा? तो z इज इक्वल्स टू आयोटा, ये वो फैक्टर है जो कि इस कर्व के अंदर लाई करेगा। तो z नॉट इज इक्वल्स टू आयोटा इधर हो चुका है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मेरे पास f ऑफ z विल बी टेंजेंट z, and z naught in this case we have z naught is equals to iota। जस्ट कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा टेंजेंट z अपॉन z माइनस आयोटा dz इज इक्वल्स टू 2 पाई आयोटा f ऑफ z नॉट। और 2 पाई आयोटा जो है या दैट इज f ऑफ z नॉट का मतलब है कि फंक्शन के अंदर आपको आयोटा पुट कर देना, टेंजेंट आयोटा। तो वी नो, हमें इधर से एक हाइपरबोलिक आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हैं जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और हाइपरबोलिक फंक्शंस का जो लेक्चर था उसकी जो एक्सरसाइज थी उसमें ये वाली आइडेंटिटीज थी। तो बहरहाल इसमें अगर आप वो आइडेंटिटी लगाना चाहें वो लगा लीजिए। बहरहाल हमें इंटीग्रल निकालना था, वो निकल चुका है। इधर के मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, या अगर आप इस पर आइडेंटिटी लगाना चाहें वो वाली वो लगा लीजिए, वरना इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ पे भी स्टॉप किया जा सकता है।